बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि बहावलपुर में महकमा माहौलियात की नाअहली रीजन भर को स्मोक का खदशा लाहक हो गया है। हुकूमत पंजाब की जानिब से दी गई डेडलाइन में 2 माह बाकी। जिले भर के 290 में से 4 भट्टों को ही जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जा सका, जबकि बाकी तमाम भट्टे फजा में जहर घोलने में मसरूफ हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। बहावलपुर में महकमा माहौलियात की नाअहली रीजन भर को स्मोक का खदशा लाहक हो गया। हुकूमत पंजाब की जानिब से दी गई डेडलाइन में 2 माह बाकी रह गए। जिला भर के 290 में से सिर्फ 4 भट्टों को ही जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जा सका, जबकि बाकी तमाम भट्टे फजा में जहर घोलने में मसरूफ हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। बहावलपुर में महकमा माहौलियात की नाअहली सामने आ गई। रीजन भर को स्मोक का खदशा लाहिक हो गया। हुकूमत पंजाब की जानिब से दी गई डेडलाइन में 2 माह बाकी रह गए। जिला भर के 290 में से सिर्फ 4 भट्टों को ही जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जा सका, जबकि बाकी तमाम भट्टे फजा में जहर घोलने में मसरूफ हैं। बहावलपुर से अपडेट कर रहे हैं आपको। बहावलपुर में महकमा माहौलियात की नाअहली सामने आ गई है। रीजन भर को स्मोक के खदशात लाहक हो चुके हैं, जबकि हुकूमत पंजाब की जानिब से दी गई डेडलाइन में 2 माह बाकी रह गए हैं। जिले भर के 290 में से 4 भट्टों को ही जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जा सका, जबकि बाकी तमाम भट्टे फजा में जहर घोलने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। बहावलपुर से ही खबर दे रहे हैं आपको, जहां पर रीजन भर को स्मोक के खदशात लाहक है। हुकूमत पंजाब की जानिब से दी गई डेडलाइन में 2 माह बाकी रह चुके हैं। जिले भर की 290 में से 4 भट्टों को ही जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जा सका, जबकि बाकी तमाम भट्टे फजा में जहर घोलने में मसरूफ अमल हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। बहावलपुर में महकमा माहौलियात की नाअहली सामने आ गई। सिर्फ 4 भट्टों को ही जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जा सका। जिला भर में 290 भट्टे हैं, सिर्फ 4 को ही जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया गया, जबकि बाकी भट्टे फजा में जहर घोलने में मसरूफ हैं। रीजन भर को स्मोक का खदशा लाहिक हो चुका है। हुकूमत पंजाब की जानिब से दी गई डेडलाइन में 2 माह बाकी रह गए हैं। आपको बता रहे हैं, रीजन भर को स्मोक का खदशा लाहिक हो चुका है। जिला भर के 290 में से सिर्फ 4 भट्टों को ही जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जा सका है, जबकि बाकी तमाम भट्टे फजा में जहर घोले में मसरूफ हैं। बहावलपुर में महकमा माहौलियात की नाअहली सामने आ गई है। हुकूमत पंजाब की जानिब से दी गई डेडलाइन में 2 माह बाकी रह गए हैं। जिला भर के 290 में से सिर्फ 4 भट्टों को ही जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जा सका, जबकि बाकी तमाम भट्टे फजा में जहर घोलने में मसरूफ हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात मोहम्मद रफीक। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बताइएगा सर, सिर्फ 4 भट्टों को जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जा सका? नहीं, इसमें यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से इनको जो टाइम लाइन दी गई है वो है 30 सितंबर के। बहावलपुर रीजन में जो भट्टा जात वाक़या उनको हमने जिग-जैग पर 30 सितंबर तक मुंतकिल करना है। तो इस सिलसिले में 3 भट्टे इस वक्त जिग-जैग पे चल रहे हैं, एक अंडर कंस्ट्रक्शन है और कमिश्नर साहब की ज़ेरे साया और उनकी चेयरमैनशिप के अंडर 2 मीटिंग भी हो चुकी हैं और उनको मोटिवेट भी किया गया है। तो उसमें ये कि थोड़ा सा टेक्निकल असिस्टेंस के इशू आ रहे थे उनको, तो वो अब इंशाल्लाह ताला लाहौर से भट्टा एसोसिएशन की टीमें वगैरह आ रही हैं, विजिट कर रही हैं। तो उम्मीद है कि मैक्सिमम भट्टा जहाज जो है वो 30 सितंबर से पहले शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है रफीक साहब, ये भी बताएगा कि महकमा माहौलियात के मुताबिक जो है ये फजा में जो है जहर खोल रही है हवाएं जो हैं, तो ये किस तरह से मुतासर कर सकती है? रिपीट कीजिएगा कुछ। हेलो जी जी सर, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप बताइएगा। जी जी सर, आपसे सवाल किया कि जो माहौलियात को असरअंदाज कर रहे हैं भट्टे, उससे इंसानी जानों को, इंसानी जिंदगियों को किस तरह से खतरा और खदशा लाहिक हो सकता है मजीद? हाँ जी, उसमें ये है कि जो आम भट्टा जात है उनमें जो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं उसमें वो बाद कई भट्टों वाले टायर, रबड़ शापर इस्तेमाल करते हैं, उनको भी हमने चालान किए हैं वैसे। तो उनकी कोर्ट के अंदर उनके केस भी चल रहे हैं। तो ये है कि जो जिग-जैग टेक्नोलॉजी ब्रिक किलन है उनमें स्मोक को काफ़ी हद तक काबू पा लिया जाता है। उसमें स्मोक जो है उसमें जो कार्बन पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर होके आते हैं। तो उसमें डेफिनेटली जो फिजाई आलूदगी उसमें कमी होती है। फिजाई आलूदगी की कमी से जो मौसमियाती हिद्दत है। सर, ये भी बता दीजिएगा कि सितंबर तक आपने कहा कि ट्रांसफर हो जाएंगे जिग-जैग टेक्नोलॉजी पे, तो तब तक महकमा माहौलियात इस हवाले से क्या कर रहा है माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए? उसके लिए हमने अभी प्लान बनाया है 20,000 पौधे लगाने का। कमिश्नर साहब ने भी हिदायत की है और
इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो भी हमारे साथ ताउन कर रहा है। तो हमने अभी जैसे ये मानसून सीजन शुरू होना है तो हमने प्लांटेशन शुरू कर देनी है और हमने हर भट्ठे वाले को भी कहा है वो कम से कम 200 पौधे लगाए। सितंबर तक का टाइम दिया गया है। हुकूमत पंजाब की जानिब से ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल कर दिया जाएगा तमाम भट्टों को और प्लांटेशन की जाएगी। महकमा माहौलियात की जानिब से असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात मोहम्मद रफीक साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, बहावलपुर में दीगर महकमों की तरह चिड़ियाघर के फंड्स भी वापस ले लिए गए। चिड़ियाघर से खुराक, तामीर व मरम्मत और मुलाजमीन की तनख्वाहों समेत दीगर मद में 35 लाख से ज्यादा के फंड्स वापस ले लिए गए। जानवरों और परिंदों की खुराक के फंड्स वापस लेने से चिड़ियाघर इंतजामिया को मुश्किलात का सामना है। फंड्स वापस लेने से रोजाना की बुनियाद पर आने वाली जानवरों और परिंदों की खुराक मुतासिर होने का खदशा है। बहावलपुर से अपडेट कर रहे हैं आपको। बहावलपुर में दीगर महकमों की तरह चिड़ियाघर के फंड्स भी वापस ले लिए गए हैं। चिड़ियाघर से खुराक, तामीर व मरम्मत और मुलाजमीन की तनख्वाहों समेत दीगर मद में 35 लाख से ज्यादा के फंड्स वापस ले लिए गए। जानवरों और परिंदों की खुराक के फंड्स वापस लेने से चिड़ियाघर इंतजामिया को मुश्किलात का सामना है। जबकि जिले इंतजामिया मुजफ्फरगढ़ शहर में सियाहत के फरोग के लिए मुतहरिक है। दरियाए चनाब के पुराने पुल को इस्तेमाल में लाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दरियाए चनाब के पुराने पुल पर फूड स्ट्रीट बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर का पंजाब हुकूमत से राब्ता। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से पंजाब टूरिज्म डिपार्टमेंट को खत अरसाल कर दिया गया। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं आमिर डोगर। जी बिल्कुल ऐसा है कि मुजफ्फरगढ़ में सियाहत के फरोग के लिए जिला इंतजामिया मुजफ्फरगढ़ खासी मुतहरिक दिखाई देती है और इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर की जानिब से पंजाब हुकूमत के साथ इस सिलसिले में राब्ता किया गया कि मुजफ्फरगढ़ में जो दरियाए चनाब का पुराना पुल है जो कि कई अरसे से नकारा पड़ा, वहां पर फूड स्ट्रीट बनाने के लिए जो है वो मुजफ्फरगढ़ में जिला इंतजामिया की जो माली मुआवनत की जाए और इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर लायामल भी तैयार किया जा रहा है। और मुजफ्फरगढ़ में इस पुराने पुल को सियाहों के लिए इस्तेमाल में लाने की तैयारियां जो वो की जा रही है। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ये कहा गया है कि वो इससे कबल भी पंजाब टूरिज्म डिपार्टमेंट को इस सिलसिले में खत लिख चुके हैं कि मुजफ्फरगढ़ में जो पुराना चनाब का पुल है इसको इस्तेमाल में लाकर सियाहत के फरोग के लिए एक अच्छा इजाफा जो है वो साबित किया जा सकता है। और यहाँ पर फूड स्ट्रीट बनाने से ना सिर्फ मुल्तान मुजफ्फरगढ़ बल्कि डेरा गाजी खान और दूसरे इलाकों से भी लोग यहाँ पर आएंगे। और इसमें खास बात यह है कि मुजफ्फरगढ़ में सयाहों का जो है वो आना, दूसरे शहरों से जो लोग आएंगे मुजफ्फरगढ़ की मकामी सियाहत और सकाफत को भी उससे फरोग मिलेगा और लोगों को एक सस्ती तफरी जो मुहैया होगी। इस सिलसिले में जिला इंतजामिया की जानिब से ये कहा गया कि मुजफ्फरगढ़ में सियाहत को फरोग दिया जाएगा। आमिर डोगर आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कमिश्नर मुल्तान ने मानसून में जायद बारिशों की पेशगोई के बायस वासा को अलर्ट जारी कर दिया। वासा को तमाम मशीनरी और डिस्पोजल स्टेशन फंक्शनल करने का हुक्म जारी कर दिया गया। वासा को तमाम मशीनरी के फिटनेस सर्टिफिकेट कमिश्नर ऑफिस जमा करवाने बारे अहकाम जारी कर दिए गए। इस पर मजीद तफसीलात से अपडेट कर रहे हैं गौहर रहमान। गौहर बताएगा मजीद क्या अहकाम दिए गए हैं। जी बिल्कुल, इस साल पीडीएमए और एनडीएमए की जानिब से मानसून में जायद बारिशों के हवाले से पेशन गोई की गई है। इस हवाले से कमिश्नर मुल्तान की जेर सदारत वासा की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के हवाले से अहम इजलास हुआ है और इसमें कमिश्नर मुल्तान चालू रख की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं। वासा अपने तमाम जो तरक्याती काम है मानसून के हवाले से जो इंतजामात है उन्हें जंगी बुनियादों के ऊपर मुकम्मल करे और इसके साथ साथ जो मानसून आ रहा है इसके हवाले से जो इंतजामात है, मशीनरी है, उसको इनहेंस बनाने के हवाले से भी मुख्तलिफ अमूर का जायजा लिया गया है। जिसमें कमिश्नर मुल्तान का ये कहना था कि फौरी तौर पर जो वासा की मशीनरी है और डिस्पोजेबल जो प्लांट्स हैं उन्हें फौरी तौर पर फंक्शनल किया जाए। और कमिश्नर मुल्तान ने यह भी कहा है कि हर साल जो वासा के साथ एक मसला पेश आता है वो यही मसला पेश आता है, जब मानसून का आगाज हो जाता है तो कहा जाता है कि मशीनरी के लिए पैसे नहीं दिए गए, मशीनरी खराब है। तो इस पर कमिश्नर मुल्तान ने कहा है कि तमाम जितनी भी मशीनरी फंक्शनल है उसके सर्टिफिकेट कमिश्नर ऑफिस में जमा कराए जाए और रिपोर्ट जमा कराई जाए कि मशीनरी कितनी है और मुल्तान के जो हॉटस्पॉट्स जो पॉइंट्स हैं जहां पर हर बार मानसून में बारिश के पानी के हवाले से मसाइल जो है वो जारी कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया गौहर रहमान, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। मुल्तान में पेट्रोल महंगा होने से मोटरसाइकिल्स की फरोख्त पर मनफी असर पड़ गया है। शोरूम मालिकान कहते हैं कि पेट्रोल सस्ता था तो एक दिन में एवरेज 10 बाइक्स की सेल थी। पेट्रोल महंगा हुआ है तो बमुश्किल 1 से 2 फरोख्त हो रही है। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं इकबाल सादिक।
पेट्रोल महंगा होने के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो जारी हैं। मोटरसाइकिलों की फरोख्त है वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। मेरे साथ इस वक्त मुल्तान बसों रोड पर एक शोरूम के मालिक मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि पेट्रोल जब सस्ता था तब इनकी रोज़ाना की एवरेज क्या थी, कितनी मोटरसाइकिलें फरोख्त होती थी। अब जबकि पेट्रोल महंगा हो चुका है, एकदम से 25.5 रुपये से ज़्यादा महंगा हो गया है, तो अब इसका असर क्या पड़ा है? क्या फरोख्त उतनी ही हो रही है या कि कम हो चुकी है? मोटरसाइकिल चूँकि आम और गरीब इंसान की सवारी है, तो अब उनसे पूछते हैं। बताइएगा, कोई फर्क पड़ा है पेट्रोल महंगा होने के बाद? देखिए जी, पहले हमारी डेली की 8-10 मोटरसाइकिलों की सेल हुआ करती थी। पेट्रोल महंगा होने से अब गाहक 2-3 गाहक बामुश्किल आते हैं, जिनमें से एक आधा गाहक बड़ी मुश्किल से मोटरसाइकिल लेके जाते हैं, क्योंकि ये मोटरसाइकिल एक आम आदमी की सवारी है। पेट्रोल महंगा होने से अब गाहक सिर्फ पूछने तो आता है, आम आदमी पूछने तो आता है, लेकिन वो जब वो अपनी जेब की तरफ देखता है, वो उसके पास पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है, तो वो निकल जाता है, हमसे पूछ के निकल जाता है। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि ये आम आदमी की सवारी है, लेकिन वो जब देखता है कि पेट्रोल भी डलवाना है तो फिर इसलिए वो चला जाता है। मुझे बताइएगा, आप यहाँ पर मोटरसाइकिल लेने आए हैं? जी, मोटरसाइकिल लेने आए हैं, वो देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। और टेंशन ये है कि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, दिल नहीं करता कोई मोटरसाइकिल को हाथ लगाने का। पेट्रोल गरीब बंदे के लिए बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है, क्योंकि पहले पेट्रोल रेट कम किया था उन्होंने 75 रुपये, एकदम 25 रुपये बढ़ा दिया। गरीब आवाम के लिए बहुत मुश्किल हो रही है। जी, इनका ये कहना है कि मोटरसाइकिल ही नहीं खरीदनी बल्कि मोटरसाइकिल खरीद कर पेट्रोल महंगा होने से मोटरसाइकिल की फरोख्त पर मनफी असर पड़ा है। इकबाल सादिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मलिक विंस यून्स की जानिब से मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई सामने आई है। मुनाफाखोरों को जुर्माने भी किए गए हैं। अपडेट कर रही हैं सुहेरा तारिक। जी बिल्कुल, शहरियों को कोरोना वायरस के साथ साथ महंगाई से भी एक जंग लड़नी पड़ रही है और मुनाफाखोरों के खिलाफ एक दफा दोबारा से स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कार्रवाइयां जो हैं वो शुरू की जा चुकी हैं। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मलिक यूनस में स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां की हैं, जिसके नतीजे में किराना स्टोर्स और फ्रूट और सब्जी फरोशों को जुर्माने किए गए हैं और दफ्तर में बुलाकर, सोशल वेलफेयर के दफ्तर में बुलाकर इनसे जुर्माने जो हैं वो वसूल किए जा रहे हैं। इस हवाले से डिप्टी डायरेक्टर हमारे साथ हैं। बताइएगा सर, अब क्या प्रोसेस है, किस तरह से कार्रवाइयां कर? यहाँ शहर में तो हो ही रहा है। हमने मतीताल, मदनापुर, बांदबोसन इस एरिए के वो लिए हैं। इसमें एक तो ये है कि हम दुकानदारों को यहाँ कहते भी हैं कि तराजू अपना सही रखें और जुर्माना भी करते हैं, वार्निंग भी देते हैं एज पर लॉ। लेकिन ज़्यादा कोशिश ये होती है कि इसकी प्रिवेंशन होनी चाहिए, ताकि इन्हें एहसास हो कि हम जो अदा कर रहे हैं या कोई ज़्यादा कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा अजीम गुनाह है जो ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। ये हमारी एफर्ट है और इसका फ़ायदा भी हो रहा है। मुल्तान के नवाही इलाकों में कार्रवाइयां की गई हैं, जिसके नतीजे में पहले मरहले में इनको नोटिस भेजा गया है और डिप्टी डायरेक्टर सुहेरा तारिक, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। अब सियासी बुनियादों पर आने वाले मरीजों को खुसूसी तौर पर चेक किया जाएगा। विक्टोरिया अस्पताल इंतजामिया का अनोखा कारनामा सामने आया है। डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एजाज रसूल को चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का प्रोटोकॉल ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया। वाईडीए बहावलपुर की फैसले पर शदीद तनकीद सामने आई है। सदर वाईडीए ने बोर्ड को नाअहल और सियासी मुफाद परस्त बोर्ड करार दे दिया है। इस हवाले से मैं ज्वाइन किया नुमाइंदा रूही अथर लाशारी ने। जी अथर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि एमएस बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल की जानिब से एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट को जो है प्रोटोकॉल ऑफिसर मुकर्रर किया गया है बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का, उनके चेयरमैन का और मेंबर्स का, जिसकी ड्यूटी होगी कि वो सिर्फ उनके मरीजों को जो है वो चेक कराएगा और अपनी ड्यूटी के साथ साथ एडिशनली उनके जो मरीज होंगे उनको भी चेक कराएगा। इसी के ऊपर बात करेंगे। वाईडीए बहावलपुर के प्रेसिडेंट डॉक्टर सज्जाद दस्ती मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं इससे नई सूरत हाल को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नोटिस जो कल प्रिंसिपल कायद आज़म मेडिकल कॉलेज साहब ने ये निकाला है, तो इसकी एक तो हम भरपूर मजम्मत करते हैं कि एक डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट सीनियर डॉक्टर को आप उसकी ड्यूटीज़ के अलावा एक ऐसी ड्यूटी दे रहे हैं कि एज ए प्रोटोकॉल ऑफिसर। किसका प्रोटोकॉल ऑफिसर? आपके बोर्ड के मेंबरान के मरीजों का प्रोटोकॉल ऑफिसर। इसका मतलब ये है कि वो नोटिस में ये बता रहे हैं कि यहाँ पे डॉक्टर काम नहीं करते, वो ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे डॉक्टर्स पेशेंट को नहीं देखते। होना तो ये चाहिए था कि ये हमारा बोर्ड
जैसे कोरोना आया, कोरोना के दौरान अपने यंग डॉक्टर्स के साथ खड़ा होता। बोर्ड का कोई बंदा कोरोना के पैंडेमिक के दौरान किसी भी दिन किसी डॉक्टर के पास आया हो या किसी क्वारंटाइन फैसिलिटीज का उन्होंने विजिट किया हो या आइसोलेशन का विजिट किया हो, बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये नाअहल बोर्ड ने आज से कुछ अर्सा पहले भी इस तरह की हरकत की हैं कि उन्होंने पहले एक नोटिस निकाला, जी डॉक्टर्स ना किंग्स एंड क्वींस हैं, ये हमारी तौहीन की। उसके बाद इमरजेंसी के अंदर एक पेशेंट इनका जिसको नहीं देखा गया, तो इन लोगों ने उस डॉक्टर के खिलाफ खुद कार्रवाई की, जिसमें इंक्वायरी कमेटी बनी। तो इंक्वायरी कमेटी में वो डॉक्टर बिल्कुल क्लियर था, वो ड्यूटी पर था, काम कर रहा था। इन लोगों ने एमएस और प्रिंसिपल की अथॉरिटी को चैलेंज किया और बोर्ड वालों ने खुद उसकी सजा जजा का मामला किया। उसके बाद एक पेशेंट जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के कुछ मेंबरान का जानने वाला है, जिसको कोरोना है, वो कोरोना का पेशेंट यहां से शिफ्ट हुआ जहां पे क्वारंटाइन फैसिलिटी है हमारी सिविल हॉस्पिटल में। वहां पर वो गए, उन्होंने कहा जी वहां पे एसी काम नहीं करता, तो हमने वहां पे नहीं रहना। तो इन लोगों ने उस पेशेंट को मेन आईसीयू बीवीएच के अंदर शिफ्ट कराया जहां पे कोई मरीज नहीं है कोरोना का, और उस पेशेंट की वजह से एक साइड आईसीयू की बंद है क्योंकि वो प्रोटोकॉल पेशेंट है। आपको लगता है कि ये बोर्ड जो है बजाय सहूलत कोई देने के, बेहतरी के कोई मसाइल पैदा कर रहा है? ये बोर्ड इस टाइम तक पिछले 1.5 साल के अंदर या जब से ये बना, इन लोगों ने कोई फैसिलिटी नहीं दी, कोई बेहतरी नहीं की, कोई काम नहीं किया। इनका काम तो ये है कि ये लोग हमारे लिए वर्क करें कि बिल्डिंग्स का देखें, मेडिसिन का देखें, सफाई का जो सिस्टम है, जो इनका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो करें। लेकिन इन लोगों ने डॉक्टरों को सिर्फ और सिर्फ जलील किया है और उसके अलावा इन लोगों ने कुछ नहीं किया। और अपने प्रोटोकॉल के लिए, अपने जाती मरीजों के लिए इन लोगों ने वाइडी की जानिब से बोर्ड के खिलाफ शदीद तनकीद की गई है। अतुल अशारी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी हमारे साथ तर्जमान विक्टोरिया अस्पताल मौजूद हैं, इस हवाले से उनका क्या कहना है आपको भी सुनवाते हैं। इस तरह का पहले कोई ऐसा मिसाल या उसकी नज़ीर नहीं मिलती कि इस तरह हुआ हो, लेकिन वो वर्दी प्रिंसिपल की हिदायत पे एमएस साहब ने इनको प्रोटोकॉल ऑफिसर बनाया फॉर द पेशेंट्स। जो उनके पेशेंट्स आते हैं बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के मेंबरान के और चेयरमैन साहब के, तो उनके लिए कहा कि उनको जो है ना ज़्यादा वेट ना करना है, इंतज़ार ना करना पड़े, उनके लिए जो है ना फ़ौरन उनको जो है ना एंटरटेन किया जा सके। तो सर जो आम पेशेंट्स आते हैं उनके लिए भी कोई प्रोटोकॉल ऑफिसर है? नहीं, आम पेशेंट के लिए तो प्रोटोकॉल ऑफिसर नहीं है, लेकिन आम पेशेंट्स को भी हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा उनको प्रॉब्लम ना हो। हमने हर जगह लिखा हुआ है, अगर किसी को मसला हो हमने अपने फ़ोन नंबर लिखे हैं, वो हमसे रब्ता करते हैं और हम उनको भी इंशाल्लाह एंटरटेन करते हैं। तो वो बोर्ड आपकी इस बात से राजी नहीं था कि नहीं, डॉक्टर्स की कारकर्दगी से राजी नहीं, डॉक्टरी कारकर्दगी से भी राजी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये है कि उनको थोड़ा सा पता नहीं अब उनके जहन में क्या था। उन्होंने नहीं जी एक बंदा होना चाहिए जो हमारे जो है ना प्रायोरिटी पे उनके टेस्ट हो जाएं, तो उसके लिए एमएस साहब ने एक ऑफिसर को मुकर्रर कर दिया। अब वो फ़ोन करते हैं जी हमारा पेशेंट आ रहा है, इनका एक्सरे होना है, इनकी सीटी स्कैन होनी है, तो उसके लिए हम उनको कह देते हैं डिपार्टमेंट वालों को, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह। तर्जमान विक्टोरिया अस्पताल का इस हवाले से क्या कहना था आपने मुलाहिजा फरमाया था। लाशारी, बहुत शुक्रिया, आप इस हवाले से हमें अपडेट करें। भावलपुर शहर में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू होने लगा। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहर और मज़ाफाती इलाकों में कई घंटे बिजली गायब रहने लगी। बहावलपुर से अपडेट कर रहे हैं मोहम्मद अमीन। जी बिल्कुल, बहावलपुर शहर में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो चुका है और दिन के औकात में जो है 4-4 घंटे लोड शेडिंग, गैर एलानी लोड शेडिंग होना मामूल बन चुका है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना ना सिर्फ दिन के औकात में बल्कि रात को भी 2 से 3 घंटे जो है वो लोड शेडिंग का सिलसिला जो है शुरू हो चुका है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आज भी शहर बहावलपुर में गुज़िश्ता 4 घंटों से सेटेलाइट टाउन, हमैतियाँ, अंदरून शहर, मोहल्ला कुरैशियाँ, माल्टन बी और दीगर मकामात पर जो है वो गुज़िश्ता 4 घंटों से बिजली गायब है, जिसके बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। लोड शेडिंग, गैर एलानी लोड शेडिंग से जहां कारोबार जिंदगी मुतासर हो रहे हैं, वहीं जो शहरी हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना है। जैसे जैसे दर्जा हरारत जो है बढ़ता जा रहा है, गर्मी अपने पीक पर पहुंचती जा रही है, वैसे वैसे जो है लोड शेडिंग, गैर एलानी लोड शेडिंग में भी इजाफा होता जा रहा है। दूसरी जानब मैपको हुकाम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जब गर्मी में इजाफा होता जा रहा है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ते हैं। मेलसी में सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट जहांजेब खान खज्जी का अपना आबाई शहर सरकारी बस स्टैंड से महरूम है। 20 साल कबल सरकारी बस स्टैंड बनाया गया था, जो कि इंतजामिया की मुबैना गफलत के बायस फाल न हो सका। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं अब्दुल समद चौधरी। बिल्कुल, सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट मोहम्मद जहांजेब खान खिच्ची का अपना ही आबाई शहर मेलसी सरकारी बस स्टैंड से महरूम है।
میں اس وقت ملتان روڈ جمال ٹاؤن میں موجود ہوں، جہاں پر 20 سال قبل لاکھوں روپے کی گرانٹ سے سرکاری بس سٹینڈ بنایا گیا تھا، جو انتظامیہ کی مبینہ غفلت کے باعث فعال نہیں ہو سکا۔ لاکھوں روپے اس بس سٹینڈ پر لگائے گئے تھے، جو اس وقت بھوت منگلا کا منظر پیش کر رہا ہے۔ میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی بڑی بلڈنگز تو بنا دی گئی ہیں، لیکن اس بس سٹینڈ کو فعال نہیں کیا جا سکا۔ یہی وجہ ہے کہ ٹرانسپورٹ مافیا نے اپنے پنجے شہر بھر میں گاڑ لیے ہیں۔ جگہ جگہ غیر قانونی بس سٹینڈ سروسز جو ہے وہ قائم کر دی گئی ہیں۔ روڈ پر گاڑیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، جس وجہ سے نہ صرف راہگیروں کو گزرنے میں مشکلات کا سامنا ہے، بلکہ ارد گرد کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی شور شرابے اور اس رش کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لے کر فوری سرکاری بس سٹینڈ کو فعال کرنے کا سرکاری بس سٹینڈ 20 سال سے فعال نہیں ہو سکا۔ عبدالصمد چودھری آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اب آپ کو بتائیں رورل ہیلتھ سینٹر، ہسپتال خیلپور سادات کے سرکاری رہائشی کوارٹر خستہ حالی کا شکار ہیں۔ کوارٹرز کی چھتیں اور دیواریں مکمل طور پر منہدم ہو چکی ہیں۔ اسی پر مزید تفصیلات سے اپڈیٹ کریں گے رانا عمران بتائے گا اس حوالے سے۔ اس وقت میں موجود ہوں RSC خیرپور سادات ہسپتال میں، اور یہاں پر جن ملازمین نے سرکاری کوارٹر میں رہائش رکھی ہوئی ہے وہ نہایت ہی اذیت میں جو ہے اس وقت مبتلا ہیں، اور کیونکہ جن رہائشی کوارٹر میں انہوں نے جو ہے رہائش اختیار کی ہوئی ہے وہ اس وقت جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، مکمل طور پر جو ہے خستہ حالی، اور ان کی جو چھتیں ہیں، کھڑکیاں ہیں، دیواریں ہیں، منہدم ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے جو ان کے جو بچے ہیں یا وہ خود جو ہیں اپنے آپ کو جو ہے عدم تحفظ کا جو شکار ہے وہ محسوس کر رہے ہیں۔ اگر میں آپ کو دکھا سکوں، یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بھی یہاں کی جو دیواریں ہیں یہ مکمل طور پر جو ہے ٹوٹ پھوٹ چکی ہیں، اور یہاں پر جو آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک جو ہے سرکاری ملازمین کی جو ہے فیملی انہوں نے رہائش رکھی ہوئی ہے، میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، یہاں پر تعینات جو ہسپتال میں ملازم ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ بتائیے گا ان سرکاری کوارٹر کے حوالے سے کوئی جو ہے یہاں پر تعمیراتی کام نہیں ہوا، ان کی مرمت کے لیے کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا گیا حکام بالا کی جانب سے؟ ہاں جی، ہم یہاں پہ کوارٹر پہ رہتے ہیں، یہاں پہ ٹوٹے پھوٹے ہوئے کوارٹر ہیں، رہائش ہے ہماری، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہمیں اس چیز کے اس میں یہ نہ ہو سکے کہ نیچے گر جائیں، بچے نیچے آ جائیں، اور کوارٹر الاؤنس بھی کٹ رہے ہیں لیکن یہاں پہ ناکارہ ہیں بالکل، تو لہذا مہربانی کریں تو یہ ہمیں بنوا دیں، مرمت کروا دیں۔ بالکل جی، ملازمین کا کہنا ہے کہ بھی ہر ماہ۔ بہت شکریہ رانا عمران، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اس حوالے سے آگے بڑھتے ہیں۔ محکمہ صحت مظفر گڑھ کی نااہلی کی وجہ سے لاکھوں روپے مالیت کی گاڑیاں کھلے آسمان تلے کھڑی ضائع ہونے لگی ہیں۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں عامر ٹوگر۔ جی بالکل ایسا ہے کہ مظفر گڑھ میں محکمہ صحت کے دفتر میں موجود محکمہ صحت حکام کی نااہلی کی وجہ سے لاکھوں روپے کی جو 30 گاڑیاں مختلف اقسام کی وہ جو وہ ناکارہ ہو رہی ہیں، اور سرکار کو لاکھوں روپے کا اس سے نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس سال مظفر گڑھ میں 2 بار نیلامی کے لیے اشتہار جو وہ جاری کیا گیا، مگر یہ نیلامی جو وہ سرے تک نہ پہنچ سکی۔ ناگزیر وجوہات کی بنا پر ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ جو 30 گاڑیاں یہاں پر موجود ہیں ان کی نیلامی سے مظفر گڑھ کے جو مختلف رورل ہیلتھ سینٹر ہیں وہاں پر بنیادی سہولیات کی فراہمی کو جو وہ یقینی بنایا جانا تھا، اور وہ پیسہ وہاں پر جو وہ خرچ کیا جانا تھا، مگر 2 بار اشتہار دینے کے باوجود گاڑیوں کی نیلامی جو اب تک نہیں کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ محکمہ صحت کے ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ گاڑیوں کے جو قیمتی پرزہ آزاد ہیں وہ یہاں پر جو وہ ضائع ہو رہے ہیں، اور کھلے آسمان تلے گاڑیاں جو وہ زنگ لگنے سے ناکارہ ہوتی جا رہی ہیں۔ مظفر گڑھ کے شہریوں کی جانب سے یہی مطالبہ کیا گیا کہ محکمہ صحت کے دفتر میں موجود یہ جو گاڑیاں ان کو جلد سے جلد نیلامی ان کی جائے، اور اس کا پیسہ جو عوام کی صحت پر جو وہ خرچ کیا جائے، تاکہ انہیں بہترین قسم کی سہولیات جو یہاں پر پرووائڈ کی جا سکے۔ دوسری یعنی محکمہ صحت مظفر گڑھ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جلد دوبارہ نیلامی کے لیے گاڑیاں کھلے آسمان تلے کھڑے ضائع ہو رہی ہیں۔ بہت شکریہ عامر ڈوگر، آپ اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اب آپ کو بتائیں بہاولپور میں مکانوں اور دکانوں کی غیر قانونی تعمیرات اب ہوں گی بند۔ وزیر اعظم کی ہدایات پر کمشنر بہاولپور نے کارپوریشن میں نقشہ منظوری کے لیے ٹائم لائن دے دی، جس کے تحت کوئی بھی نقشہ 1 ماہ کے اندر منظور ہو سکے گا، جبکہ کارپوریشن افسران بغیر کسی کمیٹی کے خود بھی نقشہ منظور کر سکیں گے۔ اپڈیٹ کریں گے بیرشید طیب صاحب۔ بہاولپور کارپوریشن کی حدود میں ایک طویل عرصے سے کوئی بھی نیا نقشہ منظور نہیں کیا جا رہا تھا۔ شہری درخواست دیتے تھے کارپوریشن کو، اس کے بعد 11 رکنی کمیٹی اس کے اوپر بیٹھتی تھی، کبھی کوئی تحفظات آ جاتے تھے، کبھی کوئی جو ہے اس کے اوپر اپنی تحفظات شو کروا دیتا تھا، جس کے اوپر مکانات تو بنتے چلے گئے اور جو بلڈنگ انسپیکٹرز ہیں وہ رپورٹس تو کرتے چلے گئے، لیکن
خاص طور پر اگر ہم بات کرتے ہیں کارپوریشن کو، تو کارپوریشن کو کسی قسم کی جو فیس ہے وہ حاصل نہیں ہو پا رہی تھی، جبکہ جو بڑی بلڈنگز ہیں، جو بڑے مکانات ہیں یا کمرشل سینٹرز بنائے جا رہے تھے وہ مکمل نہیں ہو پا رہے تھے۔ ان تمام کی جانب سے وقتاً فوقتاً شکایت سامنے آتی تھی کہ کارپوریشن ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی۔ اب ان تمام کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے کمشنر بہاولپور کی جانب سے وزیر اعظم کی ہدایت کے اوپر، اور خاص طور پر ساتھ ہی ایک ٹائم فریم مکمل کر دیا گیا ہے کہ کوئی بھی درخواست جو کہ کارپوریشن کو وصول ہوگی نقشہ وصولی کے حوالے سے اور نقشہ منظوری کے حوالے سے، اس کو 1 ماہ کے اندر مکمل کیا جائے گا۔ اسی 1 ماہ کے اندر اس کا جائزہ بھی لیا جائے گا اور اس میں جو ٹیکنیکل معاملات ہیں وہ بھی دیکھے جائیں گے، اور اس کے بعد جو اس کی فیس ہے اس کا بھی جائزہ لے کے اس کو منظور باقاعدہ طور پہ کر دیا جائے گا، اور 1 ماہ سے اوپر اگر وقت جاتا ہے تو اس حوالے سے جو کلائنٹ ہوگا، جو شہری ہوگا، باقاعدہ طور پر منظور کر لیا جائے گا۔ بہت شکریہ طیب سیف، آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے۔ سیکشن 41 کے تحت وکیل کا تاحیات لائسنس معطل کرنے کی تجویز پر پیپلز لائر فورم چوک پر کچہری چوک پر احتجاجی مظاہرہ ہوا۔ مظاہرین کی جانب سے حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی گئی ہے۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں جنید انور۔ جی بالکل، پاکستان پیپلز لائر فورم کے زیر اہتمام چوک کچہری پر احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ احتجاجی مظاہرہ سیکشن 41 کے اندر ترمیم کا معاملہ ہے کہ وکلا کے تاحیات لائسنس کینسل کرنے کی بات ہے، اس کے اندر بات بھی کریں گے۔ وکلا سراپا احتجاج ہے، یہ کیا کہیں گے شہر زمان صاحب سیکشن 41 کے بارے میں؟ یہ وکلا کے خلاف جو ترمیم پیش کی گئی ہے یہ کالا قانون بنایا جا رہا ہے، ہم اسے نہیں مانتے، بلکہ ہم اپنے پنجاب بار کے اور پاکستان بار کے نمائندے جو ہمارے بیٹھے ہیں ان سے ہم کہتے ہیں کہ خدا کے لیے اب تو جاگو، وکلا کے حق کی آواز جو بلند کرو اور اس کالے قانون کے خلاف جو ہے نا اٹھ کھڑے ہو۔ نوید ہاشمی صاحب کیا کہیں گے؟ سراپا احتجاج ہے پیپل لائر فورم کے پلیٹ فارم۔ دیکھیں، یہ ترمیم 1973 کے آئین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ جب قانون میں پہلے سے ان جرائم کی سزائیں موجود ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں جس طرح پہلے طلبہ تنظیموں کو کارنر کیا، اس کے بعد ٹریڈ یونینز کو کارنر کیا، اب وکلا ہی ایک واحد وہ جماعت اور تنظیم ہے جو ہمیشہ آئین کے حقوق کی سربلندی کے لیے سڑکوں پر آتی ہے۔ یہ وکلا کو کارنر کرنے کے لیے اس کالی آئینی ترمیم میں امینڈمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جو کہ انشاءاللہ پاکستان بھر کے وکلا کسی صورت اس بل کو کامیاب اور پاس نہیں ہونے دیں گے۔ کیا کہیں گے جی، اگر جو اس ترمیم پر بحث کی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو منظور کر لیا جاتا ہے تو وکلا کی کیا پوزیشن ہوگی؟ وکلا کیا احتجاجی تحریک چلائیں گے؟ لیکن جی یہ ایک سلیکٹڈ احتساب جس طرح ہو رہا ہے اس ملک کے اندر، یہ اسی کا ایک حصہ ہے جو آواز بلند کرے گا۔ وکلا ہے وہ بجٹ پر بھی بات کرتے ہیں، عوام کے حقوق کی بھی بات کرتے ہیں، کھلم کھلا اپنے جو ہے ایکسپریشن جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں، ان کو دبانے کی ایک سازش ہے جس کو ہم نے ابھی بھی نامنظور کر دیا، تو بعد میں کون سا ہم نے ماننا ہے؟ وکلا انشاءاللہ سراپا احتجاج ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے حقوق کی خاطر لڑتے رہیں گے۔ جی بالکل، جو پیپلز احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ جنید انور آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں ایپ کا ضلع وہاڑی الخدمت گروپ کے عہدیداران اور ممبران نے اپنے مطالبات کے حق میں پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اسی پر مزید تفصیلات سے اپڈیٹ کریں گے حافظ صالح محمد۔ بالکل پورے پنجاب کی طرح ایپکا ملازمین وہاڑی کے اندر بھی آج قلم چھوڑ ہڑتال کر کے احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں اور اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج کر رہے ہیں، اور ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک مطالبات پورے نہ کیے گئے تب تک احتجاج کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ اس وقت ضلعی صدر ایپکا طیب بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہے، ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کے مطالبات کیا ہیں۔ بھٹی صاحب بتائیے گا آج کا احتجاج اور قلم چھوڑ ہڑتال کس بنیاد پر ہے؟ آج کی ہڑتال کہ پٹرول کا بے تحاشا جو اس قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے اور ہم اس بجٹ کو جو IMF زدہ بجٹ ہے اس کو مسترد کرتے ہیں، اس میں ملازمین کو یکسر نظر انداز کیا گیا ہے، اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ریاست مدینہ کے دعوت دار ہونے کے ناطے وہ پورے پاکستان کے ملازمین کے ساتھ امتیازی سلوک کریں اور یہ دوہرا معیار ملازمین کے ساتھ ختم کرے۔ جب اراکین اسمبلی کی تنخواہیں بڑھانی ہوں، وزیروں مشیروں کی تنخواہیں بڑھانی ہوں، بیوروکریسی کی تنخواہیں بڑھانی ہوں تو بڑھا دیتے ہیں، مگر جب چھوٹے طبقے کی باری آتی ہے تو خزانہ خالی ہونے کا دعویٰ کر کے ہمیں مسترد کر دیا جاتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں آپ کا یہ احتجاج کا سلسلہ جو ہے وہ کب تک جاری رہے گا؟ ہمارے احتجاج کا سلسلہ ہماری قیادت کرے گی اور ان کی کال ہے کہ اگر ہمارے مطالبات پورے نہ کیے گئے تو ہم دائرہ کار کو وسیع کر کے اسلام آباد اسمبلی کے سامنے اپنا بھوک ہڑتالی کیمپ بھی لگائیں گے اور اسمبلیوں کا گھراؤ بھی کریں گے۔ جی بالکل کہ یہی کہا جا رہا ہے کہ جب تک مطالبات پورے کیے جائیں۔ بہت شکریہ حافظ صالح محمد، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اس حوالے سے آگے بڑھیں گے۔ جنوبی پنجاب میں آم کی فصل متاثر ہونے لگی، پھل کا سائز بڑھنے کے ساتھ ساتھ بیکٹیریل بیماریوں کا حملہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ پلانٹ پیتھولوجسٹ ڈاکٹر طارق ملک کا کہنا ہے کہ بیماریوں سے بچاؤ کے لیے آم کے باغات پر پھپھوندی کش اور اینٹی بایوٹک ادویات کا فوری سپرے کرایا جائے۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے نمائندہ خصوصی رضا ملک۔
جی بالکل، رواں برس جو ہے وہ آم کی فصل جو ہے وہ شدید طور پر متاثر ہوئی ہے، اور نہ صرف باغات میں جو ہے وہ پھل کم ہے، بلکہ جو پھل اس وقت باغات میں موجود ہے اس پر مختلف بیماریوں کا جو ہے وہ حملہ ہو چکا ہے، اور اس حوالے سے اب آئندہ فصل کے لیے کاشتکاروں کو کیا کرنا ہے کہ کس طریقے سے جو اب بیماریاں جو ہیں وہ نمودار ہو رہی ہیں ان سے کس طریقے سے ان کی مینجمنٹ کرنی ہے، اپنے فارم مینجمنٹ کرنی ہے، اور تاکہ جو آئندہ پھل آئے اس میں یہ بیماریاں جو اب فروٹ بورر اور اس کا بیکٹیریل اسکیب ہے یہ نظر نہ آئے، یہ اس پر نہ آئے، تاکہ جو ایکسپورٹ کوالٹی مینگو ہے اس کی کوالٹی جو ہے وہ برقرار ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پلانٹ پیتھولوجسٹ ہیں ڈاکٹر طارق ملک۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ شدید والے آم پر نشانات جو ہیں وہ موجود ہیں اور اس طریقے سے فروٹ بورر کا بھی اٹیک ہے، تو یہ کس طریقے سے مینجمنٹ ہو سکتی ہے باغات کی کہ یہ بیماریاں نمودار نہ ہوں؟ سب سے پہلے میں بات کروں گا آج کل جو ڈیزیز باغات میں نظر آ رہی ہے وہ ہے بیکٹیریل کینکر یا بیکٹیریل اسپاٹ اسے بولتے ہیں ہم۔ اچھا، کیونکہ پچھلے مہینے میں بہت زیادہ بارشیں ہوئیں اور ہیومیڈیٹی لیول بڑھ گیا تھا تو بیکٹیریا اسی وجہ سے پھیلتا ہے، تو اس فروٹ ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ وہ بیکٹیریا جو ہے وہ اب ظاہر ہو رہا ہے۔ تو اس سٹیج پہ یہ سفارش کی جاتی ہے کہ کیونکہ ابھی جنوبی پنجاب میں موسم جو ہے خشک جا رہا ہے تو اس سٹیج پہ سپرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیونکہ ابھی بارشوں کی فورکاسٹ ہو رہی ہے تو اس بارش کے بعد ایک کاپر بیسڈ فنجیسائڈ سپرے کر دیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی اینٹی بایوٹک جیسے اسٹریپٹومائسین ہے، کسوگامائسین ہے، وہ اگر مکس کر دیا جائے تو یہ بیکٹیریل ڈیزیز جو ہے وہ کم از کم دوبارہ سپریڈ ہونے سے رک جائے گی۔ جی بالکل، جو بھی ورائٹی ہارویسٹ کی جا رہی ہے اس سے 15 دن پہلے آم کے باغات پر مختلف بیماریوں کا حملہ جاری ہے۔ رضا ملک آپ ہمیں اپڈیٹ کرے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ رحیم یار خان میں کپاس کی فصل پر سفید مکھی کا حملہ شروع ہو گیا ہے، اس حوالے سے اپڈیٹ کریں نمائندہ روحی عامر بھٹی۔ رحیم یار خان کے نواحی علاقے چک 83 میں کپاس کی فصل میں اس وقت سفید مکھی نے جو حملہ کیا ہوا ہے، اور اس حوالے سے جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر پیسٹ وارننگ ہے سید برہان الدین شاہ اور یہاں پہ جو ریڈ پاکستان فلائی تنظیم ہے ان کی جو دیگر جو متعلقہ ٹیمیں یہاں پہ پہنچی ہیں، دیکھی ہیں کہ کیا صورتحال ہے اور کس طرح سے حملہ ہے، اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ سر بتائے گا کہ آپ یہاں پہ پہنچے ہیں، فصلیں دیکھی ہیں کپاس کی، کس طرح سے دیکھنا چاہیں گے کہ جو سفید مکھی ہوتی ہے وہ کتنی خطرناک ہوتی ہے اور فی ایکڑ جو پیداوار ہوتی ہے کتنی متاثر ہوتی ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ سفید مکھی کپاس کا خطرناک کیڑا ہے۔ سفید مکھی کپاس کے پتوں کی نچلی سطح پر رس چوستی ہے، جو پتے ہیں نا وہ خوراک بنانے کی فیکٹری ہوتے ہیں کپاس کے، جو بھی خوراک بناتے ہیں سفید مکھی کے بچے اور بالغ دونوں یہ کپاس کے پتوں کی نچلی سطح پر موجود ہوتے ہیں، یہ وہاں سے رس چوستے رہتے ہیں۔ رس چوسنے کے ساتھ ساتھ ان کے منہ سے ایک مٹھاس خارج ہوتا ہے، ان کو خامرے کہتے ہیں انزائم میں۔ یہ جو کیڑے ہیں نا یہ اپنی خوراک اپنے جسم سے باہر ہضم کرتے ہیں، ان کی وی آر ٹی یا توڑ پھوڑ کرتے ہیں، پھر وہ تیار شدہ خوراک یعنی حل پذیر خوراک وہ اپنے جسم میں تھرو اسٹائلیٹن کا سسٹم ہے اس کے ذریعے اپنے جسم میں لے جاتے ہیں۔ جب یہ باہر اپنی خوراک کو ہضم کرتے ہیں نا پتوں کے اندر اس کی میزوفیل لیئر ہے نا اس پہ موجود ہوتی ہے خوراک، تو یہ خامرے اپنے انجیکٹ کرتے ہیں ادھر، ان خامروں میں مٹھاس ہوتی ہے، مٹھاس کے اوپر کالے رنگ کی الی بلیک مولڈ جسے ہم کہتے ہیں وہ گرو کرتی ہے، جس کی وجہ سے پتوں کی نچلی سطح چاندی نما ہو جاتی ہے، سیاہ ہو جاتی ہے کپاس کی۔ پتا جو ہے نا وہ کلوروفیل اس کا چاک ہو جاتا ہے، خوراک بنانا چھوڑ دیتا ہے۔ کپاس کی فصل پر سفید مکھی کا حملہ شروع ہو گیا ہے۔ عامر بھٹی آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اب آپ کو بتائیں محکمہ ایجوکیشن کی جانب سے ارلی چائلڈ ایجوکیشن کے تحت کام کرنے والی آیا کی تنخواہوں کے حوالے سے مراسلہ جاری کر دیا گیا۔ اپڈیٹ کریں گے الشباز سے۔ جی بالکل، محکمہ ایجوکیشن کی جانب سے ارلی چائلڈ ایجوکیشن میں کام کرنے والی عارضی طور پہ آیاز کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ مراسلے کے مطابق جو عارضی طور پہ آیا ہائر کی جاتی ہے اس کو ہر مہینے 4000 روپے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے دیے جاتے ہیں، مگر اب سکولز بند ہیں اس لیے مراسلے میں یہ واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ ان آیاز کو 2000 روپے ماہانہ دیے جائیں گے۔ تمام ڈسٹرکٹ کے ارلی چائلڈ ایجوکیشن کو یہ مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ کل سے جو تنخواہیں میں اپڈیٹ کے اس حوالے سے آگے بڑھتے ہیں۔ آر پی او عمران احمد کی ریجن بھر کے ٹریفک افسران اور وارڈن سے میٹنگ ہوئی۔ آر پی او نے روڈ ٹریفک حادثات سمیت دیگر امور کا جائزہ لیا۔ ٹریفک کے قوانین پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لینے کے احکامات دیے۔ آر پی او عمران احمد کا کہنا تھا کہ قیمتی جانوں کی حفاظت کے لیے روڈ سیفٹی اقدامات کیے جانے انتہائی ضروری ہے۔
जबकि रीजन भर में सेफ ड्राइविंग, हेलमेट का इस्तेमाल, रात को रिफ्लेक्टर लाइट्स, फॉग लाइट्स के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। आपको बताएं, एडिशनल आईजी पंजाब हाईवे पेट्रोल कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल का एक रोजा दौरा बहावलपुर सामने आया है, जहां पर एसपी मोहम्मद शरीफ और दीगर अफसरान ने उनका इस्तकबाल किया है। दौरे के हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद अमीन। आईजी पंजाब हाईवे पेट्रोल आज जनूबी पंजाब के दौरे पर आज वो बहावलपुर पहुंचे हैं, जहां पर एसपी बहावलपुर रीजन मोहम्मद शरीफ और दीगर अफसरान ने उनका इस्तकबाल किया है। उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, बहावलपुर आमद का मकसद बेसिकली क्या है? जनूबी पंजाब के आप दीगर शहरों में भी जा रहे हैं, तो मकसद बताइएगा और साथ साथ ये भी बताइएगा सर कि बहावलपुर रीजन की कारकर्दगी से आप जो है कितने मुतमईन दिखाई हुए हैं? थैंक यू वेरी मच। बहावलपुर विजिट का मकसद बेसिकली जो गुड परफॉर्मेंस थे हमारे जिन अफसरान ने 2019 में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लगन से मेहनत से उन्होंने काम किया है और पीएचपी का और पुलिस का नाम रोशन किया है, तो उन अफसरान को बेसिकली जो कैश रिवार्ड है और रिकमेंडेशन कार्ड है वो देने के लिए आया हूँ। और उसके अलावा ये है कि अपने जो ऑफिसर्स जवान हैं उनसे इंटरेक्शन हो जाता है, आप इनके मसाइल सुन लेते हैं, समझते हैं। और अबव ऑल चूँकि इस वक्त एक बड़ा सख्त स्पेल गर्मी का जा रहा है, तो मैं ये भी महसूस करने आया कि मेरे जवान किन हालात में जो है वो 24 घंटे रोड पे अपने फ़राइज़ मनसबी अदा कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अमीन, आपने अपडेट किया। इस हवाले से दूसरी जानिब कमिश्नर डीजी खान डिवीजन साजिद जफर डार डिप्टी कमिश्नर ऑफिस लिया पहुंच गए। डिप्टी कमिश्नर असफर ज़ियान ने कमिश्नर का इस्तकबाल किया। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं जाहिद सरफराज। हाँ जी बिल्कुल, कमिश्नर डीजी खान डिवीजन साजिद जफर डाल जो आज एक रोज़ा दौरे पर लिया पहुंचे हैं, ये उनका पहला लिया का पहला दौरा और दौरे के दौरान यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पहुंचने पर डिप्टी कमिश्नर लिया असफर ज़ियान ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर एडीसीजी इशफाक सियाल, एडीसीआर जो है मियां फयाज नदीम और तीनों तहसीलों को जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पहुंचने पर जो है कमिश्नर डीजी खान ने यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी के साथ होने वाली वीडियो लिंक के जरिए उस वीडियो लिंक में भी शिरकत के साथ साथ जो है आज की अगर मसरूफियत की बात की जाए तो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पहुंचने पर जो है कमिश्नर डीजी खान डिवीजन जो दरिया सिंध का विजिट करेंगे। दरिया सिंध के साथ जो लाला क्रीक गुजरती है वहां पर विजिट करेंगे, उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लिया का भी विजिट करेंगे और वहां पर अस्पताल के मामलात का जायजा लेंगे। इस वजह से अगर बात कीजिए तो इसके बाद डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अंदर उनको तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी, तीनों तहसीलों को एसी, इसके साथ साथ दीगर जो अफसरान है डिप्टी कमिश्नर के साथ वो उनको तफसीली ब्रीफिंग देंगे। और ब्रीफिंग के बाद जो कमिश्नर डीजी खान डिवीजन चौकाज़म पहुंचेंगे। चौकाज़म पहुंचने के बाद वहां पर जो है एमपीए लाला तहर रंधावा के भाई की वफात पर उनसे ताज़ियत करेंगे। इस वजह से अगर बात की तो आज आरपीओ डीजी खान डिवीजन इमरान अहमद। बहुत शुक्रिया जाहिद सरफराज, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं, शहबाज शरीफ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को कोरोना के मरीजों के लिए मुख्तस करने का मामला। सीईओ हेल्थ डॉक्टर अरशद मलिक का शहबाज शरीफ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और फातिमा जिन्नाह अस्पताल का दौरा। सीईओ हेल्थ ने शहबाज शरीफ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में कोरोना के मरीजों के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया। सीईओ हेल्थ ने फातिमा जिन्नाह अस्पताल में मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। सीईओ हेल्थ ने फातिमा जिन्नाह अस्पताल में खवातीन को सेहत की बेहतरीन सर्विसेज फराहम करने की हिदायत जारी कर दी। सीईओ हेल्थ के हमरा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर एमएस डॉक्टर फारूक भी मौजूद थे। कोरोना की बात करें और आपको बताएं, निश्तर अस्पताल मुल्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना में मुब्तला एक और मरीज़ा दम तोड़ गई है। अमवात की मजमूई तादाद 132 हो गई। अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड्स में कोरोना में मुब्तला ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 49 रह गई है, जबकि 18 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जिनको वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया है। अपडेट करेंगे आपको बहावलपुर से, जहां कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में कमी का सिलसिला जारी है। बहावलपुर से अपडेट करेंगे तला शारी। जी बिल्कुल ऐसे कि बहावलपुर में कोरोना के हवाले से देखें तो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 9-8 नए केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट में, जबकि 9 जो पेशेंट्स हैं जो कोरोना का शिकार हुए थे वो सेहतयाब हो गए हैं और गुज़श्ता 24 घंटों में कोई डेथ जो है वो भी रिपोर्ट नहीं हुई। ओवरऑल का अगर हम जायजा लें ज़िला बहावलपुर का तो 1218 अब तक पॉजिटिव केसेस जो हैं वो यहाँ पर रिपोर्ट हो चुके हैं और 522 लोग जो हैं वो सेहतयाब जो हैं वो भी इसमें हो चुके हैं। अगर हम लैब के हवाले से देखें, लैब रिपोर्ट को देखें जिसमें भावलपुर डिवीजन के सैंपल जो हैं वो आ रहे होते हैं, भावलनगर, भावलपुर, रहीमिया खान और लोधरा का डिस्ट्रिक्ट जो है वो भी इसमें शामिल है।
तो इन 4 अजला से 24 घंटों में 311 सैंपल जो हैं वो आए थे, जिनमें से 18 जो हैं टोटल पॉजिटिव आए और 293 जो हैं वो नेगेटिव आए हैं। तो ओवरऑल अभी सूरत हाल जो है वो बेहतर है और डॉक्टर्स जो है सूरत हाल कुछ बेहतर है। बहुत शुक्रिया तलाशारी, आपने अपडेट किया इस हवाले से। रहीमिया खान मैप्स फाउंडेशन के मरकजी दफ्तर में ऑनलाइन पेंटिंग समेत दीगर मुकाबलों में जीतने वाले तलबा और तालिबात में अवार्ड तकसीम करने की तकरीब जारी है। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं आमिर भट्टी। बिल्कुल रहीमिया खान मैप्स फाउंडेशन के मरकजी दफ्तर में एक तकरीब मुनक्किद की गई है, जिसमें पेंटिंग्स और दीगर जो मुकाबले ऑनलाइन किए गए थे मैप्स फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम, उनमें पोजीशन होल्डर जो स्टूडेंट्स थे, इसके साथ साथ दीगर जो शहरी थे, उनमें इनामात तकसीम किए गए हैं। सदर मैप्स फाउंडेशन अहमद तूर हमारे साथ मौजूद है। अहमद, क्या कहना चाहेंगे कि कोरोना वायरस के बाद सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखते हो आपने बहुत ही एक अच्छी एक्टिविटी कराई है कि जो टैलेंट है वो भी सामने आ रहा है, तो इस तरह की मजीद एक्टिविटीज़ आपसे तवक्को हम कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। हमने मई और जून में, अप्रैल मई और जून में हमने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। एक ऑनलाइन वर्चुअल इवेंट हमने किया मैप्स आर्ट चैंपियनशिप के नाम से। ये इवेंट हम फ्लैगशिप इवेंट है जो हम हर साल करवाते आ रहे हैं और ये एक रोड शो इवेंट था। अब उस क्रिएटिविटी और फन को मिस कर रहे थे, तो हमने सोचा कि लोग सब फ्रस्ट्रेटेड हैं, अपने अपने घरों में मौजूद हैं, तो हम उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं कि वो घर में बैठ के डिफरेंट कैटेगरीज में बैठ के कंपटीशन में पार्ट लें, और हमने वो इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया। और सोशल मीडिया पे हमारी जो पोस्ट इंगेजमेंट्स थी और जो रीच थी वो 90,000 लोगों से ज़्यादा थी। इसका मतलब ये कि हमने 90,000 से ज़्यादा लोगों को इंगेज करके रखे हैं और हमने मतलब ओवरऑल की तकरीब जारी है। आमिर भट्टी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, कोरोना वायरस में बच्चों का तालीमी सिलसिला आर्जी तौर पर तातुल का शिकार हुआ तो बच्चे मोबाइल गेमों से मुंसलिक हो गए। इस पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक। जी, कोरोना एमरजेंसी में तालीमी सिलसिला ख़त्म हुआ तो बच्चों के पास वक़्त बहुत ज़्यादा हुआ, तो इस वक़्त में उनके पास मोबाइल आया, ऑनलाइन गेम्स आई और ऐसी गेम्स भी आई जिनमें तशद्दुद का अंसर बहुत ज़्यादा है। इस गेम्स का खेलने से बच्चों पर क्या ज़हनी असर होता है या नहीं, हमारे साथ इस वक्त इस सवाल का जवाब देने के लिए हेड ऑफ साइकियाट्री डिपार्टमेंट शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर बुरहान मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, ऑनलाइन गेम्स खेली जा रही हैं और ऐसी गेम्स भी हैं जिनमें तशद्दुद का अंसर बहुत ज़्यादा है, क्या इसका असर बच्चों के ज़हन पर हो रहा है या नहीं? जी हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आजकल जैसे कि कोविड की वजह से बच्चे स्कूलों में नहीं जा पा रहे हैं और उसमें बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं कि उनका स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, कि वो सारा दिन गेम्स देख रहे हैं और ख़ुसूसन इस तरह की, और इससे एक ख़ास किस्म का बिहेवियर, रवैया, बर्ताव और ख़ास किस्म की पर्सनालिटी इमर्ज हो रही है, जिसके अंदर इनटॉलरेंस है, गुस्सा है, तशद्दुद का रुझान बढ़ रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, बच्चे चीज़ें तोड़ने लग गए हैं, घर में कुछ बदतमीज़ियों की भी काफ़ी शिकायत मिली है, कुछ कंडक्ट के इशू यानी कि पर्सनैलिटी के इश्यूज़ भी सामने आ रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को ये ट्रेनिंग दी जाए कि उनका स्क्रीन टाइम लिमिट किया जाए, और अभी जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस आई हैं उन्होंने कहा कि एक दिन में आप 1 से 2 घंटे से ज़्यादा का स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए ऐसे बच्चों के लिए। अगर ये स्क्रीन टाइम लिमिट किया जाएगा और उसके साथ साथ जो स्कूल्स हैं ऑनलाइन वो अपनी अगर एक्टिविटीज़ बढ़ाएंगे तो मेरा ख्याल है कि इस रवैये की हौसला शिकनी होगी और बच्चे मस्बत कामों में इन्वॉल्व हो सकेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिम सिद्दीक, आपने अपडेट किया इस हवाले से।